हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका माई क्लास नोट्स चैनल पे। पिछले लेक्चर में हमने इंडियन ज्योग्राफी के ट्रांस हिमालय और महान हिमालय की डिटेल स्टडी की थी। आज के लेक्चर में हम भारत के प्राकृतिक प्रदेश जो हमारा टॉपिक है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और मध्य हिमालय और लघु हिमालय को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कल के लेक्चर में हमने देखा था कि सबसे पहले ट्रांस हिमालय मिलता है, उसके बाद IST यानी इंडो सांगपो सचर जोन एक हिंज लाइन मिलती है। इस हिंज लाइन के बाद हमें महान हिमालय की श्रृंखलाएं प्राप्त होती हैं और महान हिमालय के बाद आपको मेन कंटिनेंटल थ्रस्ट नाम की एक हिंज लाइन मिलती है और इसके बाद शुरू होता है मध्य हिमालय। हिंज लाइन और थ्रस्ट जो शब्द मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है जो इसके पहले वाली संरचना और इसके बाद वाली संरचना में जो अंतर होते हैं, संरचनात्मक रूप से जो अंतर होते हैं, हो सकता है जैसे हमने ट्रांस हिमालय में देखा था कि तिब्बतन प्लेट कह लीजिए, तिब्बतन प्लेट और भारतीय प्लेट, इन दोनों के सबडक्शन जोन में ये अवस्थित है। कौन सी? IST। मतलब तिब्बतन प्लेट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसमें क्वालिटीज़ हैं, जो डिसक्वालिटीज़ हैं, डिसक्वालिटी तो क्या ही बोलेंगे, अवगुण, समझ गए। जैसे हो सकता है इसमें अवसाद ज़्यादा मिलते हों या रूपांतरित जो चट्टानें हैं वो ज़्यादा मिलती हों। ये गुण किसके कहे जाएंगे? तिब्बतन के। उसी तरीके से भारतीय प्लेट के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, है ना। तो जब ये दोनों मिलेंगी तो वहाँ पे एक लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगी, यानी ऊपर जाइएगा तो आपको तिब्बतन प्लेट के गुण देखने को मिलेंगे और उस लाइन के नीचे आइएगा तो भारतीय प्लेट के गुण देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी का निर्माण होता है। और लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी सिर्फ गुणों के अंतर को ही नहीं दिखाती, बल्कि हो सकता है, जैसा पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था, कि हो सकता है यहाँ पे कुछ गैप बच गया हो, समझ गए। तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स का अंतर और दूसरे जो संरचनाएं बनी हैं उनमें कंटिन्यूटी ना होना, मतलब कुछ ना कुछ दरार बीच में रहेगी, ठीक। उसको भ्रंश लाइन कहते हैं। कई बार जो भूकंप वगैरह आते हैं वो इसी भ्रंश लाइन के थ्रू होकर ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो खैर एनीवे, ये हमारा आज का डिस्कशन तो था नहीं। हमारा डिस्कशन है किस पे? मध्य हिमालय पे। तो आइए हम मध्य हिमालय की तरफ चलते हैं। तो देखिए, मध्य हिमालय में जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत सारे माउंटेन पीक और श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं, यानी चोटियाँ और श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चन जो बनेंगे वो यही बनेंगे कि सबसे पहले तो आपको ये जितने भी नाम दिख रहे हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिस्बा, रतनपीड़, मसूरी, महाभारत श्रेणी, ये नेपाल में है। आपको ये पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि आप इनको पश्चिम से पूर्व की ओर अरेंज करिए, ठीक। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि पीर पंजाल जो श्रेणी है वो किस माउंटेन रेंज में अवस्थित है। तो आपको आंसर करना है क्या कि ये अवस्थित है मध्य हिमालय में, ठीक। मध्य हिमालय के बाद आपको दिख रहा होगा मेन बाउंड्री फॉल्ट लाइन, फिर से वही बात। अच्छा, और उसके बाद आपको शिवालिक श्रेणी मिलेगी जो हम आगे डिस्कस करेंगे। शिवालिक श्रेणी में भी आपको बहुत सारी चोटियाँ और पहाड़ दिख रहे हैं, जैसे जम्मू की पहाड़ी है, धांगन नुदवा है, चुलिया है, सोमेश्वर है, गाफला, मीरी, एबोर और मिसमी, ठीक। और शिवालिक के बाद आपको हिमालयन फॉल्ट लाइन मिलेगी और इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है मध्यवर्ती मैदान। इस फॉल्ट लाइन के बाद क्या शुरू होगा? मध्यवर्ती मैदान, ठीक। तो आइए अब हम थोड़ा सा मध्य हिमालय के बारे में देख लेते हैं। तो महान हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय की श्रृंखला अवस्थित है,
जिसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4300 मीटर है। चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर एवं लंबाई महान हिमालय के समान है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से मध्य हिमालय रूपांतरित चट्टान जैसे स्लेट एवं फाइलाइट जैसे चट्टानों से बनी है। आपको याद होगा महान हिमालय जो है वो 3 से बना था। कौन कौन सा? सबसे पहले उसमें अवसादी चट्टानें मिलती थी सबसे टॉप मोस्ट भाग पे, यानी यहाँ पे अवसादी। फिर थोड़ा अंदर आइए तो यहाँ पे रूपांतरित आपको मिलेंगी, और फिर मिलेगी कौन सी? आग्नेय चट्टान। लेकिन जो मध्य हिमालय है वो सिर्फ स्लेट एवं किससे? फाइलाइट से बना है। ठीक। मध्य हिमालय की श्रृंखला को कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधर, हिमाचल एवं उत्तराखंड में नागटिस्बा, उत्तराखंड में रतनपीड़ एवं मसूरी तथा नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, मान के चलिए कि आपका इंडिया है, थोड़ा सा रफली ये ऊपर महान हिमालय, यहाँ से मध्य हिमालय पूरा कंटिन्यू होता है इधर नेपाल वगैरह की तरफ, ये इधर नेपाल वगैरह है। तो जो श्रेणी कश्मीर में मिलती है उसको वहाँ के लोगों ने क्या कह रखा है कि भैया पीर पंजाल है, यानी कश्मीर में जो मध्य हिमालय की श्रृंखला मिल रही है उसको लोग पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो हिमाचल और उत्तराखंड में के कुछ पोर्शन में इसको नागटिस्बा बोलते हैं, और थोड़ा सा और उत्तराखंड में जब आप बढ़िए उत्तराखंड की तरफ तो इसको क्या बोलेंगे? रतनपीड़। थोड़ा और आगे जाइएगा तो उत्तराखंड में ही मसूरी बोला जाता है, मसूरी। और नेपाल जब पहुंचिएगा तो यही जो मध्य हिमालय की जो श्रृंखला है ये कंटिन्यू होती है। जब नेपाल में पहुंचती है तो नेपाल के लोग इसे महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पर्वतीय श्रृंखला के 2 ढाल हैं। एक है उत्तरी ढाल, ठीक, मान के चलिए कि ये हो गया पहाड़, ठीक। एक आप इस साइड से चढ़ सकते हैं, दूसरा आप पीछे साइड से आ सकते हैं, ठीक है। तो एक ये उत्तरी ढाल हो गया, ये दक्षिणी ढाल हो गया। तो उत्तरी ढाल जो इसका है यह मंद ढाल वाला है तथा संरचना सीढ़ीदार है। इस भाग में 2000 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के मध्य अनेक घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या है? घास के मैदान मिलेंगे आपको। आप कितने मीटर की ऊंचाई पे आप हाइक कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, जब आप 2000 मीटर से 3000 मीटर के बीच पहुंचिएगा तो आपको क्या मिलेगा? कुछ घास आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो उन घास के मैदानों को कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग, तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार। इस घास के मैदान के क्षेत्र में कई ऋतु प्रवासी जनजातियाँ मिलती हैं जो आमतौर पे घूमती रहती हैं, ठीक। जैसे गर्मी में कहीं और चले गए, सर्दी आई तो कहीं और निकल गए। ऐसे जनजातियों को क्या कहा जाता है? ऋतु प्रवासी जनजातियाँ, जिनमें कश्मीर में बकरवाल, हिमाचल की गद्दी तथा उत्तराखंड में भोटिया एवं गुर्जर इसके प्रमुख उदाहरण हैं, है ना। जैसे बिहार बोर्ड के किसी किताब में, हिंदी किताब में एक वो था, चैप्टर भी था, घुमंतु भोटिया, पढ़ा होगा आपने कभी, शायद तो जानते होंगे, ठीक। अब बात करते हैं दक्षिणी ढाल के। यह अधिक तीव्र ढाल वाला भाग है तथा 1350 मीटर से 2300 मीटर की ऊंचाई के मध्य अनेक हिल स्टेशन मिलते हैं। हिल स्टेशन बेसिकली वो होते हैं जहाँ पे आमतौर पे जो मौसम होता है, मौसम वो काइंड ऑफ थोड़ा सा सुहावना टाइप का रहता है ना। बहुत गर्मी नहीं पड़ेगी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा शीत भी नहीं होगी, मतलब आपकी तरफ गर्मी पड़ेगी तो वहाँ थोड़ा हल्की फुल्की ठंडी रहेगी, है ना। तो हिल स्टेशन लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं वहाँ पे हिल स्टेशन पे, ठीक। तो 1350 मीटर पे क्या मिलता है? हिल स्टेशन मिलते हैं, जिनमें हिमाचल में शिमला है, डलहौजी है, उत्तराखंड का मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग है ये प्रमुख है। ये सभी ग्रीष्म ऋतु में सैलानियों के आकर्षण का केंद्र होते हैं, ठीक। यहाँ काफ़ी सारे लोग घूमने जाते हैं।
अब महान हिमालय व मध्य हिमालय के बीच MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट अवस्थित है। इस पर हमें कई अनुदैर्ध्य घाटियाँ मिलती हैं। इनमें कश्मीर में कश्मीर घाटी, हिमाचल में कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल एवं स्पीति घाटी तथा नेपाल की काठमांडू घाटी प्रमुख है। यह सभी घाटियाँ भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील हैं। ध्यान रखिएगा, ये PT के क्वेश्चन हैं, पोटेंशियल क्वेश्चन हैं। ये सब आपसे सिंपल पूछा जाएगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, नाम देख कर बता देंगे कि भैया कश्मीर में है, तो क्वेश्चन ऐसे कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कश्मीर घाटी जो है, कश्मीर घाटी या फिर कांगड़ा, ये आजकल बहुत फेमस है। लाहौल, ये लोग कुल्लू मनाली जाते हैं, है ना, कुल्लू मनाली, लाहौल। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो घाटियाँ हैं ये किस माउंटेन रेंज में है, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय। तो आप आंसर क्या टिक करेंगे, मध्य हिमालय। ठीक, और ये घाटियाँ क्या हैं, भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भूकंप आते हैं। वैसे तो पूरा हिमालय का जो जोन ही है वो थोड़ा भूकंप प्रोन एरिया है ना। अब बात करते हैं हम शिवालिक हिमालय की। तो शिवालिक हिमालय में आप एक बार फिर से वो डायग्राम देख लीजिए कि आपको यहाँ कौन कौन सी श्रृंखलाएँ मिलेंगी पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए। तो यहाँ सबसे पहले आपको कौन सा मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा जम्मू की पहाड़ी मिलेगी शिवालिक हिमालय में। फिर मिलेगा धांग एंड धुंधवा, फिर चुलिया, नेपाल यहाँ से शुरू हो जाता है। तो नेपाल में शिवालिक हिमालय को चुलिया श्रेणी बोला जाता है। बिहार में शिवालिक हिमालय को सोमेश्वर की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाइएगा तो गाफला, मीरी, एबोर और मिसमी इस तरीके से अवस्थित है ना। ठीक, आइए थोड़ा इसकी डिटेलिंग देखें शिवालिक हिमालय की। तो सबसे पहले तो आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, देखिए जो 82.5 डिग्री ईस्ट का जो हमारा देशांतर लाइन है वो पूरे हिमालय को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। पूर्वी साइड को क्या बोलेंगे, पूर्वी हिमालय, और पश्चिमी साइड को कहेंगे पश्चिमी हिमालय, यानी 82.5 डिग्री ईस्ट के पर्सपेक्टिव से। तो पूरब साइड में जो भी घाटियाँ मिलती हैं उन्हें दुआर कहा जाता है, और पश्चिम साइड में जो घाटियाँ मिलेंगी उन्हें दुन घाटी कहा जाता है। ठीक, तो मध्य हिमालय के पश्चिम में यानी इधर पुतवार पठार, पाकिस्तान से लेकर पूर्व में कोसी नदी तक शिवालिक श्रेणी स्वतंत्र रूप में मिलती है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ कुछ है पुतवार पठार, यहाँ से शिवालिक श्रेणी जब चलेगी तो ये कोसी नदी जब आपके बिहार में यहाँ से प्रवाहित होती है कोसी, यहाँ तक शिवालिक श्रेणी क्या मिलेगी आपको, अलग दिखेगी कि हाँ ये शिवालिक की श्रेणी है, ये चल रही है। ठीक, लेकिन जैसे ही आप आगे जाएंगे तो ये शिवालिक अलग से नहीं मिलती, ये मध्य हिमालय की श्रृंखला के साथ अटैच हो जाती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन मध्य है कौन शिवालिक है। ठीक, जबकि इसके आगे अर्थात कोसी नदी के पूर्व में शिवालिक कहीं अनुपस्थित है तो कहीं मध्य हिमालय के श्रृंखला के साथ संयुक्त रूप में मिलती है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से यह अवसादी चट्टानों जैसे बालूका पत्थर, सैंडस्टोन एवं चूना पत्थर जैसे चट्टानों से निर्मित है। समझ गए। तो अब आपको कहने का मतलब एक सेंस निकल के आ रहा है ना कि आखिर हिमालय का वर्गीकरण क्यों किया गया। तो देखिए कि क्यों किया गया है। ट्रांस हिमालय में आपको अवसादी चट्टानें दिखी थी, ठीक है। उसके बाद आप महान हिमालय की तरफ गए थे, उसमें आपको तीनों दिखे थे, मतलब अवसादी भी, रूपांतरित भी, आग्नेय भी। फिर आप जब मध्य हिमालय की तरफ आए, ठीक, तो उसमें आपको रूपांतरित चट्टानें दिखी। और अब जब आप शिवालिक की बात कर रहे हैं तो वहाँ आपको क्या दिख रहा है, अवसादी चट्टान, वो भी क्या, बालूका पत्थर, सैंडस्टोन, चूना पत्थर, ये सब। जबकि मध्य हिमालय में फाइलाइट मिलता है, महान हिमालय में क्या मिलता है, नीस की चट्टानें मिलती हैं, है ना। तो ये सब चट्टानों का वर्गीकरण है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं इनके, ठीक, इसलिए नाम भी अलग अलग है। नहीं तो सिंपल भाई पहाड़ तो पहाड़ होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं,
लेकिन वहाँ जो मिल रही हैं खनिज, जो पत्थर की क्वालिटीज हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए नाम भी अलग अलग दिए गए हैं। समझ गए? अब आइए, शिवालिक को कश्मीर में जम्मू की पहाड़ी बोलते हैं, पंजाब में धांग एंड धुंधवा बोलते हैं, नेपाल में इसको चूलिया कहा जाता है और बिहार में सोमेश्वर, जबकि अरुणाचल में इसे डाफला, मीरी, एबोर एवं मिसमी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल में ये सभी नाम जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। ठीक। अब मध्य हिमालय एवं शिवालिक के बीच एमबीएफ या एमबीटी का क्षेत्र अवस्थित है, मेन बाउंड्री फॉल्ट लाइन या मेन बाउंड्री थ्रस्ट, तथा इस पर हमें कई विवर्तनिक घाटियाँ प्राप्त होती हैं, जिसे पश्चिम में दून घाटी एवं पूर्व में द्वार कहते हैं। देहरादून, हरिद्वार, जम्मू दून, पठानी दून, नवागढ़ दून इत्यादि दून के उदाहरण हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, हरिद्वार, इसके नाम में लगा हुआ है द्वार, लेकिन वास्तव में यह है क्या, यह है दून, दून घाटी है। इनमें देहरादून क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी दून घाटी है, जबकि पूर्व में द्वार प्रदेश, जो सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में प्राप्त होते हैं, चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। आइए, अब एचएफएफ, इसे हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहते हैं। यह भी एक विवर्तनिक भ्रंश है जो शिवालिक एवं गंगा के मैदान को अलग करता है तथा एक सक्रिय भूकंप का क्षेत्र है। आपको ध्यान होगा भी हल्का झटका महसूस किया गया था बिहार में दिसंबर जनवरी के टाइम पे। तो वो जो भूकंप आया था ना, वो इसी एचएफएफ से पास होते हुए बिहार में, मतलब इसी फ्रंट भ्रंश लाइन से ट्रेवल करके बिहार में प्रवेश किया था उस भूकंप ने। ठीक है। तो अब हमने ये जो हिमालय का वर्गीकरण जो हम लोग शुरू में देख रहे थे, ठीक, तो हमने हिमालय का वर्गीकरण शुरू में कैसे देखा था, यहाँ एक बार देख लेते हैं। देखिए कैसे कैसे भूभौतिक वर्गीकरण, तो ये तो हमने कवर कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं कवर, प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण में दो हैं, नदियों के गर्त के आधार पर और पर्वत श्रृंखलाओं की अवस्थिति के आधार पर। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, राज्यों के आधार पर। तो ये कुछ खास है नहीं, कश्मीर में कश्मीर हिमालय बोलेंगे, ठीक है। हिमाचल में क्या बोलेंगे, हिमाचल में उत्तराखंड हिमालय, सिक्किम दार्जिलिंग में इन्हीं के नाम पे, और अरुणाचल में अरुणाचल के नाम पे, और फिर ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कुछ मिलती हैं। ठीक। नदियों के आधार पे ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसको याद भी रखना है। देखिए, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय मिलता है उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलज और काली के बीच में जो मिलेगा वो कुमायूं हिमालय, उत्तराखंड बेसिकली। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में असम हिमालय। ब्रह्मपुत्रा कह दीजिए या फिर दिहांग कह दीजिए। एक्चुअली दिहांग जो है ये ब्रह्मपुत्रा की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, इसकी सहायक नदी है। दिहांग, दिबांग, सुबनसिरी हो गई, धनसिरी, ठीक है, ये सारी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं। तो अगर ऑप्शन में रहे कि तीस्ता एवं दिहांग, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, वो सिंपल ब्रह्मपुत्र ही है। ठीक है। इनके बीच में कौन सा हिमालय मिलेगा, असम हिमालय। अब थोड़ी सी पंजाब हिमालय की बात कर लीजिए। देखिए, पंजाब हिमालय में क्या क्या मिलेगा आपको, काराकोरम जो कि बेसिकली ट्रांस हिमालय का पार्ट था, लद्दाख ट्रांस हिमालय का पार्ट था, कैलाश ट्रांस हिमालय का पार्ट था, पीर पंजाल ये मध्य हिमालय में है, जम्मू की पहाड़ी शिवालिक हिमालय, ठीक है, और जास्कर महान हिमालय। यानी पंजाब हिमालय में आपको तीनों हिमालय देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से, ट्रांस भी और मध्य भी, महान भी, मध्य भी और शिवालिक भी, तीनों ही बोल रहा हूँ मैं, चारों हिमालय देखने को मिल रहे हैं इसमें। ठीक, ट्रांस, महान, मध्य और शिवालिक। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, काराकोरम, लद्दाख और कैलाश ये ट्रांस के पार्ट हैं, जास्कर जो है ये महान हिमालय का पार्ट है, पीर पंजाल मध्य हिमालय का पार्ट है, और जम्मू की पहाड़ी ये शिवालिक हिमालय का पार्ट है। तो पंजाब हिमालय में आपको हिमालय के सारे पोर्शन देखने को मिल रहे हैं। ठीक, पंजाब हिमालय के अंतर्गत ट्रांस हिमालय एवं महान हिमालय दोनों की श्रृंखला शामिल है। अतः उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर क्रमशः काराकोरम, लद्दाख,
जास्कर, पीर पंजाल एवं जम्मू की पहाड़ी प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक। अच्छा, ये लाइन भी मिट जा रही है PDF की। जो अंडरलाइन किया गया था वो भी ख़त्म हो जा रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए था। खैर, ये देखते हैं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि आप इनको ऊपर से नीचे, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर एक बार ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? काराकोरम। फिर आप जब नीचे आएंगे तो लद्दाख दिखेगा, फिर कैलाश, उसके बाद ये जास्कर है, जास्कर, उसके बाद फिर पीर पंजाल दिखेगा, फिर जम्मू की पहाड़ी। ठीक, तो ये उत्तर से दक्षिण इनका क्या हो गया? अरेंजमेंट हो गया। इसको ध्यान रखना है। इनमें जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। जास्कर एवं लद्दाख के मध्य। यहाँ से, कहाँ से? ये रहा, ये हमारे जास्कर से नहीं है, ये बीच से इधर से ये सिंधु नदी है, ठीक है, यहीं से प्रवाहित होती है। जबकि जास्कर एवं पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है। जास्कर और पीर पंजाल, यानी कि ये यहाँ पे है कश्मीर घाटी, मतलब पाकिस्तान में नहीं जाना है, इधर यहाँ पे कश्मीर घाटी अवस्थित है, जिससे होकर झेलम नदी प्रवाहित होती है। अब झेलम नदी के द्वारा जलोढ़ मृदा का निक्षेपण किया गया है, जिसे कश्मीर घाटी में करेवा कहते हैं। BPSC 65 या 66 प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। करेवा, यहाँ केसर की खेती होती है, ठीक, जिसे कश्मीर घाटी में करेवा कहते हैं। यह बागवानी फसल हॉर्टिकल्चर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, ये तो हो गया ट्रांस हिमालय, शीत मरुस्थल है, ये ग्रेट हिमालय। वे झेलम नदी निकली, इसने अपना इधर कोर्स चेंज किया, ठीक है, तो यहाँ जो कुछ अवसाद हैं ये ट्रैप हो गए, और ये रहा आपका मध्य हिमालय, ठीक। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में झेलम नदी ने जब ऐसे टर्न लिया तो जो कुछ अवसाद थे वो इधर ट्रैप हो गए यहाँ। तो इससे क्या हुआ, इन अवसादों के यहाँ ट्रैप हो जाने से एक मैदान का निर्माण हुआ, जिसे जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? करेवा। और करेवा में किस किस चीज़ की खेती होती है? केसर की, एप्रीकोट की, जर्दालू, सतालू, सेब इत्यादि फसलों की खेती होती है। मेनली फेमस है ये केसर के लिए, ठीक। पैम्पोर एवं पुलवामा केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी में डल एवं वुलर मीठे पानी की झीलें हैं। अब यहीं पे हैं डल एवं वुलर, कश्मीर घाटी में, यहाँ। जबकि ट्रांस हिमालय में पेगोंगसा एवं सोमुरिरी खारे पानी की झीलें हैं। झीलें नहीं हैं, झीलें हैं। वैष्णो देवी, अमरनाथ एवं चरार ए शरीफ यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। कहाँ के? कश्मीर घाटी के, ठीक। अब आइए आगे, हमारा पंजाब हिमालय हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पंजाब के बाद फिर हम थोड़ा सा उत्तराखंड की तरफ आएंगे, तो वो कुमायूं हिमालय मिलेगा। अब कुमायूं हिमालय से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ये प्रयाग से, पंच प्रयाग बोलते हैं ना, उनसे क्वेश्चन बनता है। तो उसी का यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया गया है, इसको भी हम समझेंगे थोड़ी देर से। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ है ये। सतलज एवं काली नदी के मध्य है, ये ऊपर देखा हमने। इसके पूर्वी भाग को कुमायूं एवं पश्चिमी भाग को गढ़वाल कहते हैं। इधर जाएंगे तो कुमायूं बोलेंगे, इधर जाएंगे तो गढ़वाल बोलेंगे, ठीक। नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय के इस प्रदेश में हिमालय की तीनों ही श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप में मिलती हैं। यहाँ मध्य हिमालय को धौलाधर, नागटिब्बा, रतनपीड़ और मसूरी के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, लाहौल एवं स्पीति घाटी, जबकि मध्य हिमालय एवं शिवालिक के बीच दून घाटी प्राप्त होती है। देहरादून एवं हरिद्वार दून घाटी के उदाहरण हैं।
अब इसे पंचप्रयाग की भूमि भी कहते हैं। तो एक बार इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले है कि धौली गंगा इधर से आती है, धौली गंगा, और यहाँ से आती है विष्णु गंगा बद्रीनाथ से, और ये दोनों मिलते हैं कहाँ पे, विष्णु प्रयाग में। और यहीं से इनके मिलने से क्या, अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, धौली गंगा और बद्रीनाथ से निकली हुई विष्णु गंगा, इन दोनों धाराओं के मिलने से अलकनंदा का निर्माण होता है। कहाँ पे, विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग से अलकनंदा आगे चलती है तो यहाँ से नंदाकिनी नदी आके मिलती है, और नंदाकिनी और अलकनंदा ये जहाँ मिलेंगे वहाँ पे नंदन प्रयाग का निर्माण होगा। फिर से अलकनंदा आगे बढ़ेगी तो आगे जाके इसमें पिंडार नदी आकर मिलती है यहाँ पे, और उस जगह का नाम पड़ जाता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के बाद वापस अलकनंदा आगे बढ़ती है तो केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर आके मिलती है यहाँ पे, और इस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा फिर से आगे बढ़ती है तो पांचवा जो प्रयाग है यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी आके मिलती है, और इसको बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में ही अलकनंदा का नाम समाप्त होता है, और यहीं से इसको क्या बोलना शुरू करते हैं हम, गंगा। ठीक, और फिर आपको पता ही है कि इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, यमुनोत्री से आके यमुना फिर मिलती हैं गंगा में। ठीक, तो ये हमारा पंचप्रयाग था। विष्णु प्रयाग धौली गंगा एवं विष्णु गंगा का संगम है। इन दोनों धाराओं के संगम से अलकनंदा की उत्पत्ति होती है। सिमिलरली नंदन प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडार का संगम है, और बाकी ये रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। ठीक, तो कुमायूं हिमालय के क्षेत्र में कई हिमनद अवस्थित हैं। इनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, पिंडार प्रमुख हैं। अभी देखा हमने ऊपर कि गंगोत्री से गंगा भागीरथी निकल रही थी, यमुनोत्री से यमुना जी निकल रही थी, पिंडार से पिंडार नदी निकलती है। ठीक, और यमुनोत्री गंगोत्री यहाँ पे मंदिर हैं बेसिकली, कि गंगोत्री में गंगा जी का, यमुनोत्री में यमुना माता का, केदारनाथ में भगवान शंकर भोलेनाथ, बद्रीनाथ में विष्णु भगवान। ठीक, और हेमकुंड साहिब पंजाबी लोगों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। ठीक है, अब नेपाल हिमालय, इसका विस्तार काली और तीस्ता नदी के बीच में है। आपको पता ही होगा काली नदी को लेकर भी बहुत विवाद हुआ था। बेसिकली क्या है कि देखिए, काली नदी की ऐसी दो धाराएं हैं। ठीक, तो जब ये लिपू लेक और लिम्पियाधुरा का नाम सुना होगा आपने, नेपाल के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। लिम्पियाधुरा और लिपू लेक, तो काली नदी की दो धाराएं हैं। तो भारत ने जब ये ओवरटेक किया था इन क्षेत्र को, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को, तो भारत ने ये माना था कि भाई ये जो उत्तरी धारा है, ठीक है, ये बाउंड्री है। लेकिन नेपाल अब ये कह रहा है कि नहीं, जो मेन धारा होगी ना उसको बाउंड्री माना जाएगा, जबकि हम कौन सी मानते हैं, हम उत्तरी धारा को बाउंड्री मानते हैं। तो इससे क्या है कि अगर इस मेन धारा को माना जाए तो ये जो एरिया है ये नेपाल में चला जाएगा, और अगर इसको माना जाए तो इंडिया में रह जाएगा। यही मेन विवाद है। और ये कौन सी नदी की धारा की बात हो रही है, काली नदी की। ठीक, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय पड़ेगा, नेपाल हिमालय। माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर जैसी पर्वतीय चोटी यहाँ प्राप्त होती हैं, जबकि महान हिमालय व मध्य हिमालय के बीच काठमांडू घाटी की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब असम हिमालय, इसका विस्तार तीस्ता एवं दियांग नदी के बीच तथा इन्हें 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक, असम हिमालय को 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला है सिक्किम एवं दार्जिलिंग हिमालय। यह नेपाल हिमालय एवं भूटान हिमालय के मध्य है। ये रहा नेपाल, ये रहा भूटान, इनके बीच में कौन सा, सिक्किम एवं दार्जिलिंग हिमालय। यहाँ ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय एवं मध्य हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ आपको मिलेंगी। जेमू यहाँ का प्रमुख हिमनद है। जेमू महान बात की थी हमने।
यहाँ का प्रमुख कौन सा हिमनद है? जेमू। जबकि तीस्ता प्रमुख नदी एवं लेप्चा प्रमुख जनजाति है। लेप्चा जनजाति सब कहाँ है? सिक्किम में है वैसे। ठीक। कंचनजंगा सिक्किम में तथा फलातू जो है वो दार्जिलिंग हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अब नाम याद रखिएगा, ये फलातू, कंचनजंगा के बारे में एक स्पेशल जानकारी कि ये वो है, हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का। ठीक। और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है किसको? कंचनजंगा को। और ये कौन सा स्थल है? एकमात्र मिश्रित स्थल है। मतलब कि यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है वो दो तरीका से देता है। कौन सा? प्राकृतिक और सांस्कृतिक। कंचनजंगा इन दोनों को मिक्स करके है, यानी मिश्रित का दर्जा प्राप्त है किसको? कंचनजंगा को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया कौन सा, सिक्किम एवं दार्जिलिंग हिमालय। किसकी बात हो रही है हमारे अभी? असम हिमालय की। नेक्स्ट है हमारा भूटान हिमालय। देखिए, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय तथा अरुणाचल हिमालय के मध्य, अब इधर हो गया अरुणाचल हिमालय, यहाँ हो गया भूटान हिमालय, यहाँ नेपाल, ये सिक्किम दार्जिलिंग, और यहाँ कौन सा है? भूटान हिमालय। अरुणाचल और सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय के मध्य कौन सा है? भूटान हिमालय। महान हिमालय की श्रेणी को यहाँ थिम्फू श्रेणी कहते हैं तथा महान हिमालय व मध्य हिमालय के बीच पुनाखा घाटी की प्राप्ति होती है। ठीक। वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये भूटान हिमालय। अब बात करते हैं अरुणाचल हिमालय की। इसका विस्तार भूटान हिमालय के पूर्व में है, मतलब सबसे इधर। यहाँ शिवालिक को डाफला, मिरी, एबोर और मिसमी रेंज कहते हैं। देहांग, दिबांग, लोहित यहाँ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी हैं। ये ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, देहांग, दिबांग, लोहित। ये नदियाँ यहाँ जलप्रपात का निर्माण करती हैं, इसलिए इन नदियों की जल विद्युत उत्पादन क्षमता अधिक है। यह प्रदेश स्थानांतरित कृषि के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्लैश या बर्न कहते हैं। झूम कृषि ये भी बोला जाता है। कामेंग, कुला कांगड़ी एवं नामचा बारवा महान हिमालय में अवस्थित प्रमुख पर्वतीय चोटी हैं। नामचा बारवा से ही ब्रह्मपुत्र क्या है? भारत में प्रवेश करती है। ठीक। आइए नेक्स्ट हमारा लास्ट में बच गया है कौन सा? पूर्वांचल की पहाड़ी। तो एक बार देख लेते हैं। ये पूरा आपका कौन सा है? पूर्वांचल है, ये नॉर्थ ईस्ट। ठीक। तो देखिए, यही है आपका कौन सा? दिहांग गॉर्ज, जहाँ से ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है। उसके बाद आपको पटकाई बूम ये पहाड़ी मिलेगी। उसके नीचे आएगा तो नागा की पहाड़ी, उसके नीचे कोहिमा की पहाड़ी। ये सारे हिमालय के पार्ट हैं बाय द वे। कोहिमा की पहाड़ी, फिर मणिपुर की पहाड़ी, फिर बीच में आपको एक बरेल श्रेणी दिखेगी। यहाँ आप देखिएगा तो मिजो और लुसाई की पहाड़ी, और यहाँ का एक फेमस माउंटेन है ब्लू माउंटेन, और फिर इधर त्रिपुरा में त्रिपुरा रेंज। तो देखिए, मुख्य हिमालय की श्रृंखला के पूर्व में होने के कारण इसे पूर्वांचल की पहाड़ी भी कहते हैं। यह कई छोटे पहाड़ियों का समूह है, जिसमें उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर पटकाई बूम, नागा की पहाड़ी, ठीक है, कोहिमा की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी और मिजो और लुसाई की पहाड़ी प्रमुख रूप से मिलती है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से ये पहाड़ी अवसादी चट्टानों से निर्मित है तथा ये भारत एवं म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। अब पटकाई बूम कहाँ है? तो पटकाई बूम है, ये अरुणाचल हो गया, दिख रहा होगा। अब बताइए कि नागा की पहाड़ी कहाँ है? ये नागालैंड में है, और नागा जनजाति यहीं पे रहती है। सारामती इसकी सबसे ऊंची चोटी है नागा की पहाड़ी की। कोहिमा की पहाड़ी नागा पहाड़ी के दक्षिण में है, और यहीं पे जो कोहिमा है राजधानी नागालैंड की इसी पहाड़ी पर है। मणिपुर नाम से ही क्लियर है कि मणिपुर में है। इस पहाड़ी के बीच में
लोकटक झील है, बहुत फेमस है, भारत का एक रामसर स्थल है, वेटलैंड बोलते हैं। देखिए, रामसर जो है ईरान का एक शहर था। तो यहाँ पे जो दलदली भूमि होती है, दलदली भूमि कई प्रकार के जीव जंतुओं के आवास का क्षेत्र है। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए यानी जैव विविधता के लिए काफ़ी अच्छी जगह, मतलब समझिए कि महत्वपूर्ण स्थान है। तो इनके संरक्षण के लिए प्रयास करना था। तो ईरान के रामसर शहर में एक मीटिंग हुई और जितनी भी दलदली भूमि है उनको रामसर स्थल डिक्लेयर किया जाता है। ये रामसर स्थल है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, संरक्षित स्थल है, ताकि वहाँ आने वाले पक्षी और जो उसमें दलदल में जो जीव जंतु निवास करते हैं उनका संरक्षण किया जा सके। तो मणिपुर की जो लोकटक झील है वो एक रामसर स्थल है और यहाँ पर देश का एकमात्र झूलता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? केबुल लामजाओ। बेसिकली केबुल लामजाओ जो ये मतलब एक पेड़ होता है, समझिए, तो पेड़ की शाखाओं को वहाँ की जनजातियाँ मतलब इस तरीके से टिल्ट कर देती है ना, कोई एक पुल का निर्माण कर देता है, इस तरीके से झुका देती हैं, तो एक प्राकृतिक पुल का निर्माण हो जाता है। और चूँकि पेड़ की शाखाओं से बना है इसलिए क्या है, झूलता हुआ रहता है, ये हिलता रहता है। ठीक, केबुल लामजाओ। अब मिजो या लुसाई की पहाड़ी मिजोरम में है, लुसाई जनजाति का क्षेत्र है और ब्लू माउंटेन इसकी प्रमुख चोटी है। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहते हैं, अर्थात यहाँ की चट्टानें असंगठित हैं एवं मृदुल हैं, मतलब फटाक से टूट जाएंगी। और यहाँ गुम्फित नुमा घास की संरचना मिलती है, कुछ इस तरीके से ऐसी मिलेगी। ठीक, त्रिपुरा रेंज त्रिपुरा में है, बरेल श्रेणी मेघालय, असम और नागालैंड तीनों को मिला के। ठीक, अब ये जो है हमारा क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गया पूरे हिमालय का। अब थोड़ा सा हम हिमालय की विशेषता देखते हैं। यह डायग्राम जो पहला वीडियो था हमारा उसमें मैंने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, देखिए इस कॉर्नर से टकराया था और इस कॉर्नर से टकराने के कारण क्या हुआ है, एक टॉर्क जनरेट होता है और ये टॉर्क इस बाकी जो भूभाग है इसको घुमा के मारता है किसमें, टेथिस सागर, मतलब इससे टकराता है। इधर यूरोपियन प्लेट है ना, बीच तिब्बतन प्लेट है और बीच में ये टेथिस है। तो जब टकराव होता है इससे, किससे, तिब्बतन प्लेट से, तो ये पूरा जो प्रायद्वीपीय भारत ऐसे घूम के इसमें टकराता है और 3 बार टकराता है। 3 बार टकराने से 3 पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक, यही है ये डायग्राम, इस डायग्राम की कहानी। आइए देखते हैं। अब हिमालय की चौड़ाई जो है पश्चिम में अधिक है इधर, जबकि पूर्व में अधिकतम 125 किलोमीटर मिलती है। चौड़ाई की बात हो रही है, चौड़ाई की मतलब इधर ऐसे कितना है, लंबाई ये हो गई। इसी प्रकार पश्चिम में पर्वत चोटियों की संख्या अधिक है, जबकि पूर्व में पर्वत चोटियों की संख्या कम है, परंतु पश्चिमी चोटियों की तुलना में इनकी ऊंचाई अधिक है। ध्यान दीजिए, ये जो, एक सेकंड इसको पहले थोड़ा सा साफ़ कर दूं, तो भाई डायग्राम ही साफ़ हो गया, थोड़ा सावधानी से करना होगा। इतना काफ़ी है। देखिए ये जो टकराव हुआ है, ये जो पोर्शन जाके यहाँ तिब्बतन प्लेट में ये जाके लड़ा, तो जहाँ, तो आपको दिख रहा है ना कि टॉर्क की वजह से घूम के यहाँ पे टकराव हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ फोर्स ज़्यादा लगा होगा, फोर्स ज़्यादा लगा होगा तो हाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ गए, यही है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, पश्चिमी चोटियों की तुलना में इनकी ऊंचाई क्या है, अधिक है। इसका प्रमुख कारण भारतीय प्लेट का वामावर्त घूर्णन माना जाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ऐसे घूम के मारा है ना, ऐसे। इसके कारण दबाव मूलक बल उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गए और पश्चिम की ओर से कम हो गए। इसके कारण ही पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई अधिक है तथा पर्वतीय श्रृंखलाओं के मध्य अनुदैर्घ्य घाटियाँ प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, हिमालय का उत्तरी ढाल दक्षिणी ढाल की तुलना में मंद है, अर्थात
उत्तर की ओर की तरफ से इसकी संरचना लगभग श्रेणीदार है। हिमालय की इसी संरचनात्मक विशेषता के कारण हिमालय में पर्वतारोहण के जो कार्य होते हैं वो उत्तर की तरफ से होते हैं तथा उत्तरी भाग में ही अधिकांश हिमनद की प्राप्ति होती है। ठीक, अब हिमालय में जो हिम रेखा है, हिम रेखा मतलब जिस लाइन के ऊपर हिम कभी नहीं पिघले, जैसे ये हो गया हिमालय, और आप हिमालय के ऊपर जा रहे हैं तो मान के लिए आप यहाँ गए तो देखा कि नहीं यहाँ बर्फ़ कभी पड़ती है कभी नहीं पड़ती है। फिर थोड़ा ऊपर गए, देखे यहाँ पे तो यहाँ भी कभी पड़ती है कभी नहीं पड़ती। लेकिन ऊपर जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसके ऊपर कभी बर्फ़ पिघलेगी ही नहीं। ठीक, तो अब हिमालय को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है ना 82.5 डिग्री ईस्ट से, एक पूर्व साइड एक पश्चिम साइड। ठीक, तो देखिए पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई जो है 4300 मीटर है। मतलब अगर आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, तो जब आप 4300 मीटर पे पहुंचिएगा, 4300 मीटर पे, तो आपको पूर्व साइड में क्या मिल जाएगा, हिम रेखा मिल जाएगी। यानी 4300 मीटर के बाद पूर्व साइड में हिम कभी नहीं पिघलता उसके बाद। जबकि पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा आपको 200 मीटर और ऊपर जाएंगे तब मिलेगी 4500 मीटर पे। मतलब इधर हिम जल्दी पिघलती है, जल्दी पिघलती नहीं है मतलब ऊपर जमती है कहिए तो, हाँ, की ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक है। इसका प्रमुख कारण पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में औसत वार्षिक वर्षा का अधिक होना है। आपको पता है चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और चेरापूंजी किधर है, पूरब साइड में। खूब पानी बरस रहा है तो बर्फ़ भी खूब जमेगा, सिंपल सा लॉजिक। एवं समुद्र से भी पश्चिम हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय का नज़दीक होना है। अब यहीं पे है बंगाल की खाड़ी, BOB, ठीक, फटाफट पहुंच जाएगी। और हिमालय यहाँ ऊपर है और इधर कहीं है अरब सागर, काफ़ी डिस्टेंस है। ठीक है, अब थोड़ी सी सस्ती बातें कि हिमालय का महत्व क्या है। सस्ती तो नहीं है, खैर क्वेश्चन एक बार पूछा गया है UPSC में। उत्तर में रक्षा प्रहरी की भूमिका निभाता है, कैसे, तो जलवायु के दृष्टिकोण से एक बार देखते हैं। अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय देश है, लेकिन हिमालय की स्थिति संपूर्ण भारत में मानसून जलवायु की स्थिति को निर्मित करती है। बारिश कराता है ये हिमालय। यह अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों को रोककर पर्वतीय एवं मैदानी राज्यों में वर्षा कराता है। साइबेरिया से आने वाली शीतलहर को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, और शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ हिमालय की श्रृंखलाओं से उठकर वर्षा एवं हिमपात कराते हैं। पश्चिमी विक्षोभ से रिलेटेड और उसमें हिमालय का रोल, ये भी 69th BPSC मेंस में 7 या 8 नंबर का एक क्वेश्चन रहा है पश्चिमी विक्षोभ से। वो हम पढ़ेंगे जब हम वर्षा पढ़ेंगे, मानसून तब पढ़ेंगे। तो मतलब क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कम से कम एक लाइन तो मिल गई लिखने के लिए कि हिमालय से लिंक करके लिखा जा सकता है। हाँ, उसके बाद हाँ जेट स्ट्रीम भी पूछा था। जेट स्ट्रीम, एक्चुअली जेट स्ट्रीम ही जो है ये पश्चिमी विक्षोभ बाद में पश्चिमी विक्षोभ में बदल जाती है। तो खैर हिमालय जेट स्ट्रीम को प्रभावित करता है और जेट पवन के द्वारा भारत का मौसम एवं जलवायु प्रभावित होता है। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में बस हम इतना ही करते हैं। कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको हम एक एक करके देख लेंगे। तो ये हमारा जो भारत में के प्राकृतिक प्रदेश जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हमारा जो उत्तर और उत्तर पूर्व का जो पहाड़ी पर्वतीय प्रदेश है ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कहीं फिर वापस आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस लेक्चर को रिवाइज करिए, इन क्वेश्चंस को बनाइए, सब चीज़ सॉर्टेड होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम बस यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।